हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ट्यूटर्स आईएएस में। स्वागत, वंदन, अभिनंदन मित्रों, दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कहीं ना कहीं भारत में मध्यकाल को डिसाइड करेगा और भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होगी। किस प्रकार से भारत में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और हर्ष के शासनकाल के बाद भारत में कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं बचा। धीरे धीरे जो डिसइंटीग्रेशन है, यानी क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार होने लगा। उसी समय गुर्जर प्रतिहार भी कहीं ना कहीं भारत में अपना एक बड़ा क्षेत्र पर अधिकार कर पाते हैं और इसी समय जो है भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं भारत में अरबों का आक्रमण, यानी भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। तो यदि भारत में मुस्लिम आक्रमण से पहले का इतिहास देखा जाए तो मुस्लिम भारत में पहले आक्रमणकारी नहीं थे। उससे पहले और भी अन्य लोग भारत में आक्रमण किया। जैसे यदि मैं शुरुआत करूं तो भारत में आक्रमण करने वाले पहले जो थे वो ईरानी थे। ईरानी के बाद भारत में इंडो यूनानी और इंडो यूनानी के बाद भारत में आक्रमण शक के बाद भारत में आक्रमण किया पल्लव ने और पल्लव के बाद भारत में आक्रमण किया कुषाणों ने और कुषाणों के बाद फिर यदि देखा जाए कि भारत में आक्रमण किसने किया तो उसके बाद जो है हम अरबों का नाम लेते हैं, मुसलमानों का नाम लेते हैं। तो भारत में आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? ईरानी। ईरानी के बाद कौन आए? इंडो यूनानी। उसके बाद कौन आए? शक आए। शक के बाद कौन आए? पल्लव आए। पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण आए। कुषाण के बाद कौन आए? तो उसके बाद अरब आए। अरबों के बाद कौन आएंगे? तो फिर अंग्रेज आएंगे। यानी हम बीच में मुसलमानों की एक शाखा मुगलों को और दे सकते हैं। यानी इसमें हम तुर्क, इसमें हम खिलजी, इसमें हम अफगानी, इसमें हम मुगल को भी पढ़ेंगे और फिर कौन आए? अंग्रेज आए। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ। तो कहा जाता है कि उस समय भारत की स्थितियां क्या थी। तो भारत में विशेषकर यदि देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश के अलावा कुछ अन्य शासकों का, जैसे इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं आपसे, ये जो क्षेत्र था यहां पर भारत में, ये जो क्षेत्र था, यदि मैं कहूं कि इस क्षेत्र में भारत में किसका अधिकार था तो दाहिर। और ये वाला जो क्षेत्र था यहां पर कई छोटे छोटे शासक थे। ठीक इसी समय चालुक्य दक्षिण भारत में, और इस वाले क्षेत्र में यानी हर्षवर्धन के बाद जो है छोटे छोटे राजवंशों का भारत में उदय होता है। तो यदि मैं इस्लाम जगत की बात की जाए तो पहली बार हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, उनको हीरा नामक गुफा में 632 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त होगा। उनकी एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी जिसे हम हिजरी कहा जाएगा, यानी मक्का से मदीना जो है यात्रा होगी। और फिर उसके बाद इस्लामिक जगत की दुनिया सामने आएगी और फिर उसके बाद अंतिम जो पैगंबर होंगे उन्हें कहा जाएगा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। उसके बाद इस्लामिक जगत में एक नई परंपरा आएगी जिसे हम खलीफा की परंपरा कहेंगे और उन्हीं खलीफा में एक वंश होगा जिसे कहा जाएगा
उमैया, जिसे क्या कहा जाएगा, उमैया या उमयादी जो है वंश। तो ये जो उमैया खलीफा या उमयादी खलीफा वंश था, इसी में ही जो है, यानी ये पूरा जो मुस्लिम क्षेत्र होता था, ये इसे इराक कहा जाता था, और इसके आसपास का जो क्षेत्र था, यहीं पर ही इन्हीं खलीफा के अंतर्गत एक इराक का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था हज्जाज। तो इराक का गवर्नर जिसका नाम क्या था, हज्जाज। तो इराक का एक गवर्नर हुआ करता था हज्जाज, और इसका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। तो जो व्यापार होता था, वो व्यापार दरअसल समुद्र के रास्तों से भी होता था और स्थल मार्ग से भी होता था। तो ये व्यापार का मार्ग था, कुछ इस प्रकार से ये व्यापार होता था। और यहां पर श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ साथ भारत, और फिर यहां पर दक्षिण पूर्व एशिया। तो नावों जहाजों में एक जहाज में श्रीलंका से जो है व्यापार करके एक जो जहाज है वो इराक की ओर वापस लौट रहा था, और इस जहाज में दास थे, दासियां थी, नाव थे। इस जहाज में दास दासियां के अलावा कई सारी जो है स्वर्ण मुद्राएं भी थी, और भी अन्य बहुमूल्य वस्तुएं थी। तो व्यापार करने के बाद यह जो जहाज है, यह यहां श्रीलंका से वापस लौट रहा था। लेकिन यह जो सिंध का क्षेत्र है, इस सिंध क्षेत्र में एक बंदरगाह है, इसका नाम है देवल। इस देवल बंदरगाह के समीप कुर्क, मेड़ता और अन्य स्थानीय जनजातियों के द्वारा इस जहाज को लूट लिया गया। जब यह बात इराक के गवर्नर हज्जाज के पास पहुंचती है, तो वह नाराज होता है और कहता है कि यहां का शासक कौन है। पता चला कि यहां का शासक जो है वो दाहिर है, यहां का शासक दाहिर है। तो वो दाहिर से अपने जहाज की लूट का हर्जाना जो है वो मांगता है। दाहिर ये कहता है जवाब में कि निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन समुद्री लिटोरों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यानी ये मेड़ता, कुर्क, ये आए दिन समुद्र में लूटपाट करते रहते हैं, इनके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो मैं जो है आपको इस घटना के रूप में हर्जाना नहीं दे सकता। जब यह बात सिंध के राजा दाहिर के द्वारा कही जाती है तो हज्जाज नाराज हो जाता है, और वो यह कहता है यदि आप इस क्षेत्र पे नियंत्रण नहीं रख सकते हो तो यहां पर शासन करने का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा इतिहास में कहा गया, और फिर इसी के कारण जो है मोहम्मद बिन कासिम जो इनका प्रमुख सेनापति था, यानी कहा जाता है ये तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले 2 अटेम्प्ट और थे जो असफल रहे, लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम जो है कम उम्र का था। यह जो है पहला सफल व्यक्ति था जिसने सिंध में अपनी जीत स्थापित की और सिंध के राजा को पराजित करने का प्रयास किया गया। तो कहते हैं कि जो इराक का गवर्नर था हज्जाज, उसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, और 712 ईस्वी में ये पहली बार 712 ईस्वी में 712 एडी में पहली बार जो है भारत में अरबों का सफल आक्रमण होता है सिंध के क्षेत्र में, और यहां का जो राजा था दाहिर वो पराजित होता है। अब इसके पीछे कई सारी बातें कही जाती हैं कि दाहिर के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, दाहिर को हराना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं कि यहां पर कई सारे लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का समर्थन दिया। यानी वह नेहरू पहुंचा, वो सहवान पहुंचा, वो बजवान पहुंचा, ये छोटे छोटे क्षेत्र थे। इसके बाद यानी यहां पर कई सारे छोटे छोटे किले थे। इसके बाद यहां पर ये सिंधु नदी थी, और वो सिंधु नदी के किनारे जो है किला था, इसे कहा जाता था रावर का दुर्ग। रावर का दुर्ग, और इसे ब्राह्मणावाद भी कहा जाता था, इसे ब्राह्मणावाद भी कहा जाता था। तो इस किले पर पहुंचने के लिए कई क्षेत्रों को जीतना होता था। तो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्धों को अपने पक्ष में कर लिया, जाटों को अपने पक्ष में कर लिया, और जो अन्य वह लोग जो दाहिर का समर्थन नहीं करते थे वो सारे कहीं ना कहीं कासिम के पक्ष में आ गए,
तब जाकर कासिम हारा। यानी कासिम के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो दाहिर को पराजित कर सका। कहीं ना कहीं यहां पर बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इसे हम कह सकते हैं कि इस राजा का साथ नहीं दिया, और एक जैसे हम कह सकते हैं कि या तो राजा का शासन अच्छा नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं गद्दारी जो है वो की गई होगी स्थानीय लोगों के द्वारा, या जो भी कारण रहे हो, ताहिर जो है वो आसानी से नहीं हारता। तो हारने के पीछे क्या कारण माने गए? स्थानीय लोगों का समर्थन मोहम्मद बिन कासिम के करना। और जैसे ही जब जीतते जीतते ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसकी सेना यानी मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना है वह धीरे 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 जब सिंधु नदी के किनारे पहुंच जाती है, तो उसके बाद बस रावर का किला जीतना था। और फिर रावर के किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कहा जाता है कि दाहिर हाथी पर बैठा हुआ था, उसे पहचानना बड़ा मुश्किल था, लेकिन राजा के चारों तरफ अंगरक्षकों की कई सारी लेयर थी, और फिर उसी बीच में जो है कहीं ना कहीं किसी छल कपट के माध्यम से उसे सेना से अलग कर दिया गया, और फिर वो पहचान लिया गया, और फिर जैसे ही दाहिर गिर गया तो फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं कि दाहिर की 3 पुत्रियां थी, और दाहिर की जो पत्नी थी जिसमें एक का नाम रानी देवी था, उसने जौहर कर लिया था। इसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि दाहिर की जो पुत्रियां थी उन पुत्रियों को हज्जाज के पास ले जाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और उन पुत्रियों के द्वारा कुछ बात कही गई कि व्यवहार ठीक नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में कासिम को दंड दिया गया और उसे बैल की खाल में जो है सिल दिया गया। हालांकि कितना इस पे सत्य है, ये इतिहासकार आज भी इस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यानी इस पर बहुत सारी थ्योरियां हैं, और कुछ लोग इसको सत्य भी नहीं मानते हैं कि दाहिर की पुत्रियों के साथ ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। उसके बाद भारत में अरब आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ? तो भारत में जो अरब आक्रमण का प्रभाव हुआ, यानी अरब आक्रमण का जो भारत में प्रभाव हुआ, उस प्रभाव में सबसे पहले यहां पर दिरहम नामक सिक्के चलाए गए। इसके अलावा पहली बार जजिया जो कर है, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, वो जजिया कर इंपोज किया गया। पहली बार ऊंट पालन जो है प्रारंभ किया गया। पहली बार जो है खजूर की खेती प्रारंभ की गई। तो ये अरब आक्रमण का ये जो है भारत पर प्रभाव था। क्या प्रभाव था? दिरहम नामक सिक्के, जजिया कर इंपोज किया गया, पहली बार ऊंट पालन, खजूर की खेती की गई। अब इसके बाद यहां पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि भारत में अभी भी महत्वपूर्ण ऐसे हिंदू राजा थे या अन्य राजा थे जिनको जीतना इतना आसान नहीं था। तो अरब आक्रमण का प्रभाव सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र में ही रहा, और बहुत समय तक जो है ये प्रभाव नहीं रह पाया, क्योंकि यहां आसपास के जो शासक थे उन्होंने फिर इस क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद जो है एक व्यक्ति जिसका नाम महमूद गजनवी था, तो थोड़ा सा समय और आगे बीतता है, और जैसा मैंने कहा उम्यादी या उमैया वंश, उसके बाद ये जो खलीफा का जो साम्राज्य था वो टूट जाता है और 4 भागों में बट जाता है, बयाबिद, समानिद, सलारिद और जियारिद। कितने भागों में टूट जाता है? बयाबिद, समानिद, जियारिद और सलारिद, इन 4 भागों में टूट जाता है। हमारा मतलब हमारा जो लेना देना है वो समानिद से। जो समानिद क्षेत्र था यह अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? यह अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र था, और इसी समानिद क्षेत्र में ही एक क्षेत्र था जिसका नाम था गजनी। इस क्षेत्र में, यानी ये जो गजनी का क्षेत्र था, इस गजनी के क्षेत्र में कुछ शासक हुए। इसमें एक शासक का नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद पिराई, बलक्तगीन और कुछ अन्य शासक हुए। फिर उनका ही दामाद और सेनापति था
जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और यहां पर पहली बार यामनी वंश की स्थापना होती है। उसके बाद फिर दो पुत्र होते हैं, एक का नाम इस्माइल था और दूसरे का नाम महमूद गजनवी था। तो महमूद गजनवी इस्माइल को पराजित कर देता है और गजनी क्षेत्र का शासक बन जाता है। अब महमूद गजनवी पहला व्यक्ति होगा मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो भारत में कुछ सफल आक्रमण करेगा और उसका उद्देश्य लूटपाट करना, धन एकत्रित करना था। तो महमूद गजनवी ने 17 बार भारत में आक्रमण किए इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार। तो महमूद गजनवी का क्या प्रभाव रहा और किताब उल हिंद यानी अल बरूनी क्या कहते हैं, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण किताब चचनामा, जिसमें सिंध का इतिहास लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार फिरदौसी की शाहनामा, जिसमें अफगानिस्तान का इतिहास, जिसे पूर्व का होमर भी कहते हैं, अफगानिस्तान की महाभारत भी कहते हैं, इनके बारे में हम विशेष चर्चा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने ये पढ़ने का प्रयास किया कि भारत में अरबों का आक्रमण कैसे हुआ और कैसे इस्लामिक जगत की जो दुनिया है अब उसका स्प्रेड पूरे भारत में होगा, यानी पूरे विश्व में होगा, और धीरे धीरे इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा और किस प्रकार जो है अरबों ने भारत में नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।